ओके सो हेलो बच्चों, दिस इज अभिषेक सर फ्रॉम मोटी कॉमर्स एकेडमी एंड हमारा बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन जो 2025 का बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसका प्रिपरेशन चल रहा है। बहुत ही अच्छी तरीके से मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपका पूरा प्रिपेयर करवा के दे दूं। आप भी मेरे साथ सपोर्ट में रहिएगा। जब भी आपको वीडियो मिलता है उसकी तैयारी पूरी तरीके से कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, हमारा जो है ना इकोनॉमिक्स का सेक्शन सी का तैयारी करवा रहा था मैं, है ना। सेक्शन बी की तैयारी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है ना। ऑलमोस्ट 70 टू 80 क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड किया हूं, है ना। तो वहां से आप सेक्शन बी की तैयारी कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं वहां रखा हूं, है ना। बाकी मैं सेक्शन सी की तैयारी के टाइम पे मैंने आपको बोला था कि इसमें काफी वन सेंटेंसेस के भी क्वेश्चंस कवर होंगे और मैं आपको गाइड भी करते चल रहा हूं कि कौन से क्वेश्चन में किस टाइप का वन सेंटेंस का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए शुरू करेंगे आज का वीडियो, जहां पे मैं ऑलरेडी 23 क्वेश्चन सेक्शन सी से प्रोवाइड कर चुका हूं, है ना। तो 27 क्वेश्चंस और आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, मतलब ऑलमोस्ट समझो 3 वीडियो, है ना। आज अपलोड हुआ, आज इवनिंग में अपलोड होगा, कल मॉर्निंग में अपलोड होगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपके जितने भी सेक्शन सी के क्वेश्चंस है वो कंप्लीट हो जाएंगे। देन मैं मूव करने वाला हूं अगले टॉपिक की तरफ। ठीक है, ओके। सो बच्चों देखिए, यहाँ पे जो सबसे पहला आंसर मैं यहाँ पे बताया हूं आपको, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। इसका क्वेश्चन है क्या? इसका क्वेश्चन है कि जेंडर इन इक्वालिटी क्यों रीजन बनता है पॉवर्टी का। ठीक है, जेंडर इनइक्वालिटी क्यों रीजन बनता है पॉवर्टी का, इसके बारे में पूछ रहा है। ठीक है, कि भाई आपको ऐसा क्यों लगता है कि पॉवर्टी मतलब गरीबी का रीजन जेंडर इनइक्वालिटी भी होता है। जेंडर इनइक्वालिटी क्या होता है? जैसे मेल और फीमेल को बराबर दर्जा नहीं देना, है ना, इनइक्वल तरीके से ट्रीट करना उनको, है ना, इसी चीज को बोलते हैं जेंडर इनइक्वालिटी। क्या चीज देखने को मिलता है सर इंडिया में? इंडिया में आपको ये चीज देखने को मिलता होगा कि बहुत पहले के टाइम से ही मतलब विमेन्स को अंडर एस्टिमेट किया गया है। उनको मतलब पढ़ाई के मामले में, घर पे भी आप नोटिस करते होंगे, लड़का कोई जिद करता है उसको तुरंत दिलवा दिया जाता है, लड़की जिद करिए ठीक है लड़की ही तो है ना। तो यहाँ पे कैसा होता था ना, लड़कियों को पढ़ने के लिए आगे नहीं ज्यादा प्रेरित किया जाता था, उन पे ज्यादा एक्सपेंस नहीं किया जाता था पढ़ाई पे, लेकिन लड़कों के लिए बहुत ज्यादा पैसा खर्चा करने को तैयार रहते हैं ना माँ बाप, है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा, इंडिया हैज जेंडर इनइक्वालिटी फ्रॉम बिगिनिंग, या आज से नहीं बहुत पहले के टाइम से ये देखा जा रहा है ना। सोसाइटी केयर्स लेस अबाउट हेल्थ एंड एजुकेशन ऑफ विमेन, उनके हेल्थ पे और एजुकेशन को लेके ज्यादा कॉन्शियस नहीं होते, उतना फोकस नहीं करते, है ना। विमेन गेट लेस अपॉर्चुनिटीज टू वर्क, अब भाई वो पढ़े लिखे ही नहीं है ना, तो उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगा कैसे काम का? तो देखिए, विमेन गेट लेस अपॉर्चुनिटीज टू वर्क एज दे आर लैक इन एजुकेशन एंड स्किल, क्योंकि उनके पास एजुकेशन स्किल है ही नहीं है, तो उनको क्या होता है, ज्यादा काम का अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाता। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा क्या देखने को मिलता है कि जहां पे वो काम करते हैं अगर जॉब मिल भी गया, है ना, तो फीमेल्स आर पेड लेस देन मेल्स। ठीक है, उनको कम पेमेंट, भले काम दोनों एक ही कर रहे हैं लेकिन फीमेल को पेमेंट कम दिया जाता है मेल के अकॉर्डिंग में। ठीक है, ड्यू टू दीज रीजंस फैमिली इनकम इज लो एंड दिस इंक्रीजेस द लेवल ऑफ पॉवर्टी, और इसके कारण क्या होता है, फैमिली जो ओवरऑल फैमिली का इनकम होता है वो लो हो जाता है, और इसके कारण क्या हो जाता है, पॉवर्टी कंसिडर किया जाता है। लेकिन आज के टाइम पे आप देखोगे ना, तो कई वीमेन है ना खुद के दम पे पूरा अपना घर चला ले रही है। ठीक है, तो आज सिनेरियो धीरे धीरे चेंज होते जा रहा है, एजुकेशन का ट्रेंड आ चुका है, लड़कियां भी बढ़ चढ़ के एकदम पढ़ाई कर रही है, तो ये अच्छी बात है ना। तो ये प्रॉब्लम होता था, लेकिन आपको अभी के भी कंसिडरेशन में लिखना है, क्योंकि आपका बुक कब का है, 2011 का, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग उस टाइम पे भी उतना पढ़ाई लिखाई को लेके नहीं था, लेकिन अब सिनेरियो बदलना शुरू हो गया। ठीक है, ये पॉइंट लिख लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगला जो क्वेश्चन है भाई थोड़ा इंपॉर्टेंट बनता है वन सेंटेंस और एमसीक्यूएस के लिए भी, तो थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे, है ना। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट का मीनिंग 1 मार्क में भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ठीक है, कि ओपन अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। दूसरा, ये जो दिख रहा है आपको कि ओपन अनएम्प्लॉयमेंट कौन से एज ग्रुप में हमको ज्यादा देखने को मिलता है, ये टाइप का क्वेश्चन एमसीक्यूएस में पूछा जा सकता है। ठीक है, या तो वन सेंटेंस में। और तीसरा देखिए, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट का दूसरा नाम होता है फुल्ली अनएम्प्लॉयड, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, बाय विच अदर नेम ओपन अनएम्प्लॉयमेंट इज नोन, तो कौन सा दूसरा नाम से जाना जाता है, फुल्ली अनएम्प्लॉयड। ठीक है, समझ लेते हैं कि भाई ओपन अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है ना। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब सिंपल सा मतलब होता है बेरोजगार, है ना। मैं तैयार हूं भाई काम करने के लिए, मेरे में स्किल भी है, मेरे पास एजुकेशन भी है, मैं कैपेबल हूं काम के लिए, लेकिन मुझे काम नहीं मिल रहा है,
इसी को हम क्या बोलते हैं, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए दोज इंडिविजुअल, वो लोग जो रेडी है काम करने के लिए करंट वेज रेट पे, मतलब जितना मार्केट अभी पे कर रही है उस वेज रेट पे वो तैयार है काम करने को, एंड पोसेस क्वालिफिकेशन टू, और उनके पास क्वालिफिकेशन भी है, जो जरूरत है ना वो काम करने के लिए उसके लिए क्वालिफिकेशन भी है ना, वो तैयार भी है काम करने के लिए, विलिंग टू वर्क एंड हैव क्वालिफिकेशन टू, बट डू नॉट गेट जॉब आर सेड टू बी ओपनली अनएम्प्लॉयड। जो तब भी उसको काम नहीं मिल पा रहा है, तब उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उसी कंडीशन को ओपन अनएम्प्लॉयड। ठीक है, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट का दूसरा नाम क्या है सर, फुल्ली अनएम्प्लॉयड। ठीक है, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी सीन मोर अमॉन्ग द एज ग्रुप ऑफ 15 to 25 ईयर। थोड़ा डिटेल में पढ़िएगा सर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, है ना। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बच्चों, अगला जो क्वेश्चन है वो है कि प्रोडक्टिव पॉपुलेशन और अनप्रोडक्टिव पॉपुलेशन का मीनिंग बताओ, है ना। तो प्रोडक्टिव पॉपुलेशन और अनप्रोडक्टिव पॉपुलेशन क्या होता है वो समझते हैं। प्रोडक्टिव पॉपुलेशन का मतलब क्या है, देखिए भाई, प्रोडक्टिव पॉपुलेशन रिफर्स टू द वर्किंग एज पॉपुलेशन, जिस एज में काम किया जाता है, पता है ना, और उस एज को बोला जाता है 15 to 65 एज। ठीक है, 15 साल से लेके जो 65 साल के एज के लोग हैं उनको प्रोडक्टिव पॉपुलेशन में काउंट किया जाता है ना। देखिए, प्रोडक्टिव पॉपुलेशन रिफर्स टू द वर्किंग एज पॉपुलेशन, जो लोग काम कर सकते हैं, है ना, एंड आर एबल टू मेंटेन देमसेल्फ बाय देयर ओन, वो लोग खुद से अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं, अपने नीड्स को पूरा कर सकते हैं। वैसे टाइप के पॉपुलेशन को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्टिव पॉपुलेशन, वर्किंग एज पॉपुलेशन, याद रखना, वर्किंग एज पॉपुलेशन। उसके बाद अनप्रोडक्टिव पॉपुलेशन क्या होता है। अब मान लीजिए छोटा बच्चा पैदा हुआ, बताइए वो अपना खाना पीना सब खुद से संभाल लेगा क्या, नहीं ना, वो खुद जाके दुकान में चल के दूध लेके आ रहा है, खरीद के कंपनी में जाके काम करके पैसा, पॉसिबल नहीं है ना। तो अनप्रोडक्टिव पॉपुलेशन क्या होता है, टू रिफर्स टू द नॉन वर्किंग एज पॉपुलेशन, जो लोग काम नहीं करते हैं, है ना, वो ऐसा एज जिस एज पे काम नहीं किया जा सकता है, एंड डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर देयर नीड्स। जैसे आप स्टूडेंट हो, है ना, आप एक स्टूडेंट होंगे तो आप अनप्रोडक्टिव पॉपुलेशन में आते हो, क्योंकि आप अपने नीड्स को खुद से सेटिस्फाई नहीं कर सकते, अपने नीड्स को पूरा खुद से नहीं कर सकते, आप किसी पे डिपेंड हो, है ना। इसीलिए आप कौन से पॉपुलेशन में आते हो, अनप्रोडक्टिव पॉपुलेशन में। लेकिन आपके जो पापा हैं या आपके मम्मी हैं, जो भी इनकम जनरेट कर रहे होंगे, वो लोग कौन से पॉपुलेशन में आ जाएंगे, प्रोडक्टिव पॉपुलेशन में। ठीक है, इसमें याद रखिएगा, 1 मार्क के क्वेश्चन में, 1 मार्क के क्वेश्चन में अलग अलग पूछा जा सकता है। दूसरा, प्रोडक्टिव एज ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है, 15 to 65 का एज प्रोडक्टिव पॉपुलेशन माना जाता है ना, प्रोडक्टिव एज ऑफ पॉपुलेशन। ध्यान रखना इस चीज का। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान लगाते हैं। देखिए, 2 कॉन्सेप्ट दिख रहा होगा, कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज किसको बोलते हैं एंड इंटरमीडिएट गुड्स इंडस्ट्रीज किसको बोलते हैं। समझिएगा ध्यान से, मैं आपको पहले थोड़ा सा बता देता हूं चीजों को। कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज का मतलब होता है ऐसी इंडस्ट्री जो गुड्स बनाई तो उससे डायरेक्टली कस्टमर का सेटिस्फेक्शन हो रहा है। ठीक है, कस्टमर का जो भी नीड्स है उसको सेटिस्फाई कर ले रहा है, तो उसको बोलते हैं हम कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज। ठीक है, जैसे ये मार्कर बना के मिला, है ना, ये मार्कर मिला तो ये डायरेक्टली कंज्यूमर का गुड्स मतलब नीड सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो ये चीज क्या कहलाएगा, कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, लेकिन ये जो प्लास्टिक है कोई कंपनी ऐसा होगा जो ये प्लास्टिक बना रही होगी, है ना, फिर वो प्लास्टिक का यूज कोई दूसरी कंपनी यूज करके ये प्रोडक्ट बनाती है ना, तो ये क्या कहलाएगी, इंटरमीडिएट गुड्स इंडस्ट्रीज। मतलब अभी वो फाइनल कंजम्पशन के लिए तैयार नहीं हुआ, है ना, उसमें अभी और काम करके फिर फाइनल गुड्स तैयार किया जाता है, उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स इंडस्ट्रीज। देखिए, कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज व्हिच प्रोड्यूसेस गुड्स दैट डायरेक्टली सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ पीपल। वो ऐसे टाइप के गुड्स तैयार करते हैं जो कि कस्टमर का रिक्वायरमेंट डायरेक्टली सेटिस्फाई किया जाता है। फॉर एग्जांपल घी, ऑयल, सोप, शैम्पू एक्सेट्रा। लॉजिक क्लियर? आगे बढ़ेंगे। सर इंटरमीडिएट गुड्स इंडस्ट्रीज क्या होते हैं? तो इंडस्ट्रीज विच प्रोड्यूस गुड्स दैट आर यूज्ड टू मेक अदर गुड्स। ऐसी इंडस्ट्री जो गुड्स प्रिपेयर कर रहा है और यही गुड्स किसी दूसरे प्रोडक्ट को बनाने में यूज किया जाएगा। एग्जांपल इज स्टील, ग्लास, शुगर
सॉल्ट भी हो सकता है एक्सेट्रा। ठीक है, ये सब जो गुड्स दिख रहे हैं ना आपको, ये इंटरमीडिएट गुड्स होता है। जैसे स्टील बनाई किसी कंपनी, कोई कंपनी ऐसी होगी जो स्टील बना रही होगी, लेकिन स्टील का यूज फिर गाड़ी बनाने में किया जाता है या तो कोई भी दूसरे काम में लिया जाता है। ठीक है, तो फाइनल गुड्स नहीं बना रही है ये कंपनी, क्या बना रही है, इंटरमीडिएट गुड्स बना रही है। ठीक है, ये ऐसे गुड्स बना रही है जिसको वापस से दूसरी कंपनी यूज करके दूसरा टाइप का गुड्स बनाने को तैयार करेगी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड्स इंडस्ट्रीज। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। सो बच्चों अगला क्वेश्चन देखेंगे, कैसा टाइप का क्वेश्चन सेक्शन सी में बनता है। देखिए, ये दोनों मीनिंग आपसे साथ में पूछ लिया जाता है कि भाई डायरेक्शन ऑफ ट्रेड एंड साइज ऑफ ट्रेड, ये दोनों का मीनिंग बताइए। ठीक है, अगर अलग अलग पूछा रहता है, ये वन सेंटेंस के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्शन ऑफ ट्रेड, है ना, या व्हाट डू यू मीन बाय साइज ऑफ ट्रेड। ठीक है, ये अलग अलग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता था, है ना, लेकिन अगर 2 मार्क्स में पूछा गया है तो दोनों क्वेश्चन को एक साथ याद कर ले तो वन सेंटेंस में भी हेल्पफुल हो जाएगा ना, है ना। डायरेक्शन ऑफ ट्रेड क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ ट्रेड का मतलब होता है एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ कैसा ट्रेड रिलेशन है, द ट्रेड रिलेशन बिटवीन वन कंट्री विथ अनदर कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, बाकी जितनी कंट्रीज हैं उनके साथ कैसा कैसा रिलेशन है ना, उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन ऑफ ट्रेड। याद रखना, डायरेक्शन ऑफ ट्रेड मींस द ट्रेड रिलेशन ऑफ अ कंट्री, द ट्रेड रिलेशन ऑफ अ कंट्री विथ अनदर कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। आई होप लॉजिक क्लियर। साइज ऑफ ट्रेड क्या होता है भाई, कितना, साइज कितना, कितना खरीदा, कितना बेचा, कितना वॉल्यूम का तुमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया, या कितना, क्या साइज है ना, वैल्यू एंड वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ द कंट्री, कितना, है ना, यही चीज आ जाता है साइज। ठीक है, साइज ऑफ ट्रेड मींस द टोटल वैल्यू, कितने वैल्यू का एंड कितना वॉल्यूम, मतलब कितने क्वांटिटी, है ना, ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ द कंट्री, इसी चीज को हम बोलते हैं साइज ऑफ ट्रेड। ध्यान में रखना, वेरी इंपॉर्टेंट करके मार्क करना, है ना, या तो ये आपको 2 मार्क में ये दोनों साथ में देखने को मिलेंगे, या तो एक एक मार्क करके ये अलग अलग क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, जो बोर्ड पे आपको ये जो आंसर देखने को मिल रहा है ना, वो आंसर है आपका पुल फैक्टर माइग्रेशन के बारे में, है ना। ठीक है, देख लीजिए, एक बात समझिएगा, जब हम बात करते हैं ना रीजन बेस्ड माइग्रेशन का, किसकी बात करते हैं, रीजन बेस्ड माइग्रेशन, एक होता है प्लेस बेस्ड माइग्रेशन जिसमें होता है इंटरनल माइग्रेशन, इंटरनेशनल माइग्रेशन, उसी तरीके से रीजन बेस्ड माइग्रेशन होता है। और रीजन, 2 रीजन दिया जाता है, एक पुल फैक्टर और दूसरा पुश फैक्टर। ठीक है, एक पुल फैक्टर माइग्रेशन, एक पुश फैक्टर माइग्रेशन। पुल फैक्टर का मतलब क्या होता है, कहीं खींचा चला जाना, है ना। पुल फैक्टर माइग्रेशन का मतलब क्या होता है, माइग्रेशन का मतलब एक जगह से दूसरे जगह तो जा तो रहा हूं, शिफ्ट हो रहा हूं, लेकिन अगर मैं खिंचा के चला गया, मतलब मैं उसको देख के अट्रैक्ट हो गया, मैं वहां पहुंच गया, तो ये कौन सा माइग्रेशन है, पुल बेस्ड माइग्रेशन। पुश बेस्ड, पुश का मतलब क्या, धक्का, जबरदस्ती, है ना, जबरदस्ती मेरे को कहीं पे जाना पड़ रहा है, माइग्रेट होके रहना पड़ रहा है, तो इसको बोलते हैं पुश बेस्ड माइग्रेशन। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए पुल बेस्ड माइग्रेशन यहाँ समझ लेते हैं, ये क्वेश्चन आया तो पुश बेस्ड भी आएगा इन फ्यूचर पढ़ेंगे, लेकिन आप याद रखिएगा, अगर आपसे वन सेंटेंस में पूछा जाए कि रीजन बेस्ड माइग्रेशन के तौर पे माइग्रेशन कौन से फैक्टर पे होता है, पुल फैक्टर, पुश फैक्टर, है ना। और प्लेस बेस्ड आएगा, मैं आपसे डिस्कस कर लिया हूं, प्लेस बेस्ड माइग्रेशन आएगा तो कौन सा, इंटरनल माइग्रेशन, इंटरनेशनल माइग्रेशन, याद रहेगा आपको। ठीक है, अब यहां पे पढ़ते हैं कि भाई पुल फैक्टर माइग्रेशन क्या होता है, उसके बारे में बताइए। व्हेन अ पर्सन gets attracted to the lifestyle and modern infrastructure facilities of any place, जब कोई आदमी किसी जगह का लाइफस्टाइल और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, मतलब वहाँ रोड बहुत अच्छे हैं, वहाँ के स्कूल बहुत अच्छे हैं, है ना, वहाँ का रहन सहन बहुत अच्छा है, तो वो सारी चीजों से अगर वो अट्रैक्ट होके माइग्रेट हो जाता है ऑफ एनी प्लेस एंड माइग्रेट्स देयर, इट इज नोन एज माइग्रेशन ड्यू टू पुल फैक्टर। बात समझ में आ रहा है, ओके। एग्जांपल में, द माइग्रेशन फ्रॉम विलेज टू अ सिटी, आदमी विलेज से माइग्रेट होके कहां चला गया, सिटी में, तो उसका मेन वजह क्या होता है भाई, पुल फैक्टर माइग्रेशन। गांव में वो फैसिलिटी नहीं मिल पा रहा था, वहां अच्छी तरीके से रहन सहन नहीं था, तो क्या करता है, विलेज से सिटी में शिफ्ट हो जाता है, माइग्रेट हो जाता है, दिस प्रोसेस इज नोन एज पुल फैक्टर माइग्रेशन। वहीं पे बात कर लूं, मैं थोड़ा सा आपसे डिस्कस कर लेता हूं पुश फैक्टर माइग्रेशन क्या होता है। व्हेन अ पर्सन फोर्सली माइग्रेट टू एनी अदर प्लेस,
बात समझ में आया? फोर्सली, उसको फोर्सली एक जगह छोड़ के दूसरे जगह जाना पड़ रहा है, उसको बोलेंगे हम पुश फैक्टर माइग्रेशन। आई होप लॉजिक क्लियर रहेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके बच्चों, एक बात करना था मुझे, काफी बच्चों का मैं कमेंट देख रहा हूं एसपीसीसी के लिए, वो बोल रहे हैं कि भाई वो उसके भी नोट्स प्रोवाइड कीजिए, है ना। बहुत सारे बच्चों का मैंने कमेंट पढ़ा। अब कैसा होता है ना कि मैं एसपीसीसी का वीडियो अभी तक मैं आपको अवेलेबल नहीं कराया हूं, एसपी का कोई भी वीडियो अवेलेबल नहीं है अपने चैनल पे, तो मे बी आप अगर मेरे से पढ़ाई कर रहे हो तो वहां पे इशू आ रहा होगा आपको, है ना, एसपी के वीडियोस नहीं मिल रहे होंगे, ठीक है। तो मैं आपसे बस एक पोल करना चाहूंगा, आप कमेंट में जरूर लिख देना अगर आपको एसपीसीसी का वीडियो चाहिए, है ना, सेक्रेटरियल बुक्स का आपको वीडियो चाहिए, या उसका मार्वल सॉल्यूशन या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपको चाहिए सॉल्यूशन, मेरे से नोट्स की रिक्वायरमेंट है, तो आप कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, पुराने वीडियो में मैं नहीं देखने जा पाऊंगा कि एसपीसीसी का आपको वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए, जिस वीडियो में मैं जो क्वेश्चन पूछता हूं ना, वो क्वेश्चन के रिगार्डिंग आप मुझे अपडेट कर देंगे ना, तो मैं बाद में चेक कर लेता हूं। अगर मुझे ऐसा लगा कि ज्यादातर बच्चों को एसपी का वीडियो की रिक्वायरमेंट है ना, मोस्ट ऑफ द बच्चों को रिक्वायरमेंट है, तो मैं कोशिश करूंगा कि एसपी के वीडियो हर 2 दिन में एक वीडियो जरूर अपलोड कर दूं, जो कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें मैं कवर कर दूं आपको एग्जाम से पहले, ठीक है। तो मुझे अपडेट जरूर कीजिएगा अगर एसपी का वीडियो आपको सच में चाहिए तो, ठीक है। मैं अलग अलग वीडियोस पे देखा था, मतलब मुझे याद नहीं है कि कितने लोग थे, कितने बच्चे थे, मुझे ये नहीं याद है, लेकिन ये वीडियो में आप लिख देंगे ना कि हाँ भाई एसपी का वीडियो का हमका रिक्वायरमेंट है, तो हम वहां पे ध्यान दे लेंगे, ठीक है। मैं वहां पे आपके लिए स्पेशल फोकस लेके आऊंगा, एसपी के भी रिगार्डिंग मैं काम करना शुरू करूंगा, ठीक है। फिलहाल हम सेक्शन सी की तरफ, सेक्शन सी के साथ चल रहे हैं, है ना। चलिए एक काम करते हैं, देखिए मार्कर का थोड़ा इश्यू आ रहा है मेरा, ये रात का टाइम है तो इंक तो कहीं मिलेगा नहीं, 3 बजे रात को कहीं इंक तो मिलने वाला नहीं है, तो जितने आपको क्वेश्चन आंसर इसमें मिले हैं ना, बस उतने ही कर लीजिएगा। बस एक और चीज मैं बात कर लेता हूं, एक और चीज मैं यहां डिस्कस कर लेता हूं, एक क्वेश्चन को, छोटा सा क्वेश्चन है, देखिए श्री राज कृष्णा कमेटी, यही मैं डिस्कस कर लेता हूं, श्री राज कृष्णा कमेटी, ये एक कमेटी था, है ना। अनएम्प्लॉयमेंट चैप्टर पढ़े होंगे ना, तो ये कमेटी के बारे में सुने होंगे, है ना। तो श्री राज कृष्णा कमेटी जो बना था, उसने क्या बोले थे पता है कि भाई अगर मुझे अनएम्प्लॉयमेंट के नेचर जानने हो या उसके टाइप्स जानने हो, तो उसके लिए उन्होंने 4 मेजर्स प्रोवाइड किए थे। कितने मेजर्स प्रोवाइड किए थे? 4 मेजर प्रोवाइड किए थे। तो एग्जाम में है ना, आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच 4 मेजर्स वाज गिवन बाय श्री राज कृष्णा कमेटी फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर एंड टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट के नेचर और उसके टाइप्स को समझने के लिए वो कौन से 4 मेजर्स दिए गए थे, है ना। आप लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूं आप लिख लीजिए, टाइम, इनकम, विलिंगनेस, प्रोडक्टिविटी। याद रखिएगा, टाइम, इनकम, विलिंगनेस, प्रोडक्टिविटी, ये 4 चीज को मेजर करके उन्होंने बोला था कि हम अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे टाइम में बताया था कि अगर पूरे वीक में उसको 28 घंटे, किसी पर्सन को 28 घंटे से कम काम मिल रहा है, मतलब वो अनएम्प्लॉयड है ना। इनकम में भी कुछ क्राइटेरिया दिया गया था, लेकिन आपको सिर्फ 4 मेजर याद करने हैं। मैं वो अंदर की चीजें बस मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं कि अनएम्प्लॉयमेंट को मेजर करने का क्या तरीका था, है ना। इनकम में भी बताया गया था कि मान लो कोई एक फैमिली है और उसको मतलब अपना नीड्स को पूरा करने के लिए 20,000 रुपए की जरूरत पड़ती है, लेकिन वो 15,000 रुपए कमा रहा है, मतलब वो अंडर एम्प्लॉयड है, मतलब उसके पास जॉब तो है लेकिन उतना नहीं है जितना उसका रिक्वायरमेंट है, ठीक है। फिर विलिंगनेस वाला था, विलिंगनेस में कैसे अनएम्प्लॉयमेंट को हम जज करेंगे, कैसे पता करेंगे, तो भाई वो बंदा चाहता तो है ना, काम करना चाहता है, लेकिन उसको उस अकॉर्डिंग काम नहीं मिल रहा है, तो वो विलिंगनेस में आ जाता है ना। और प्रोडक्टिविटी, चौथा पॉइंट प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी में कैसा कि उसका कैपेसिटी बहुत है, वो मतलब बहुत अच्छे से काम कर सकता है, बहुत बड़े लेवल का आदमी है लेकिन काम कर रहा है छोटा, जैसे एमबीए की पढ़ाई कर ली है बंदे ने, है ना, और उसको पियून का जॉब मिल गया, ठीक है। मार्केट में जॉब है नहीं, तो एमबीए का पढ़ाई किया है, प्रोडक्टिविटी के बेस पे भी मतलब 4 मेजर्स, कौन से? टाइम, इनकम, विलिंगनेस, प्रोडक्टिविटी, ये 4 मेजर्स दिया गया था श्री कृष्णा
राज कमेटी की तरफ से। ठीक है, ये 4 नाम को याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा अच्छी तरीके से, और मेरे को ये चीज जरूर बता दीजिएगा कि एसपी के वीडियो को रिक्वायरमेंट रहेगा या नहीं रहेगा। मैंने आपको क्लियर कर दिया ना, मैंने देखा वो कमेंट, मैंने चेक किया था, कोई वीडियो में खोला था तो 2-3 बच्चों का मेरे को मिला था कमेंट, है ना। लेकिन यहाँ पे अगर मेरे को ज्यादा ऐसा लगा कि हाँ काफी बच्चों की रिक्वायरमेंट है एसपी के वीडियो का, तो मैं उस पर मैं जल्दी से ही एक्शन लेने का काम करूंगा। ठीक है, ओके, चलिए तब तक के लिए आप तैयारी करते रहिए और बाय बाय।